ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग चालू हो गई तो फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या हमारा हमने सुबह की जो क्लास थी हमारी, क्या पढ़ा हमने वहां पर हमने स्टडी की थी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था हमने। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या देखा था हमने कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो देखा कि ये डीसी क्वांटिटी के वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट करता है, इसका शेप किस प्रकार का होता है, और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट है, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट इसका क्या फंक्शन है, आयरन कोर इसका क्या फंक्शन है, एल्यूमिनियम फार्मर इसका क्या फंक्शन है, स्प्रिंग हम पहले से ही जानते हैं कि वो कंट्रोलिंग करती है, जो जेवल बेयरिंग्स लगाई है वो फ्रिक्शन को कम कर रही है, जो स्केल है वो हमें रीडिंग शो करेगी। ये सब पार्ट के बारे में हमने देखा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है तो मेरा पॉइंटर चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? जितना इनपुट दे उतना ही आउटपुट इस पॉइंटर ने शो करना चाहिए। मतलब सबसे पहले अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक प्रकार का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक प्रकार का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के तीन पार्ट हैं। कौन कौन से तीन पार्ट नहीं बोलेंगे, इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तीन नेसेसरी टॉर्क होते हैं। कौन कौन से? क्या होता है? पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो अगर मुझे मेरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को वर्क करवाना है तो मेरा पॉइंटर रोटेट करना चाहिए। तो पॉइंटर कैसे रोटेट करेगा? क्यों बात तो कर रहे हैं तुम लोग? किस बारे में बात हो रही है भाई? तो मेरा जो पॉइंटर है वो रोटेट करना चाहिए। तो पॉइंटर कैसे रोटेट होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के थ्रू रोटेट होगा। तो मुझे सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझना है कि ये होता क्या है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वर्ड को यूज करने से पहले मुझे टॉर्क को समझना पड़ेगा कि ये टॉर्क क्या होता है। यस सर। जो टॉर्क होता है ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फार्मूला। लेकिन टॉर्क को यदि सिंपल वर्ड में कहूं, मैं बहुत सिंपल वर्ड में यदि मैं टॉर्क को समझूं कि टॉर्क क्या होता है, तो किसी बॉडी को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसी को टॉर्क बोलते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो टॉर्क क्या होता है? किसी बॉडी को मूव करने के लिए, बच्चों मैं दिख रहा हूं, ठीक है, किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए, किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसी को टॉर्क बोलते हैं। जैसे कि देखो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मोबाइल है। अगर मुझे इसमें सिर्फ एक लीनियर मोशन करना है तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स है, ठीक है, जो इफर्ट करूंगा वो फोर्स है। इस ऑब्जेक्ट को यदि मुझे लीनियर मोशन करवाना है तो जो इफर्ट मैं करूंगा, जो कोशिश मैं करूंगा वो क्या है? फोर्स है। लेकिन ये यदि यही ऑब्जेक्ट है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल को यदि मुझे घुमाने के लिए यदि मैं फोर्स लगाऊं, घुमाने के लिए यदि फोर्स लगाऊं तो यही फोर्स क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? देखो ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ परपेंडिकुलरली तो मुझे थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊँ तो थोड़ा इजीली घूमेगा। वहीं पे थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बढ़ाऊँ तो और इजीली घूमेगा, और डिस्टेंस और बढ़ा दूँ तो थोड़ा और इजीली घूमेगा। तो इसलिए जब फोर्स के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल जाती है तो वो टॉर्क कहलाता है। समझ में आ रही क्या बात बच्चों? क्या होता है फोर्स? एक किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं उसी को टॉर्क बोलते हैं। तो ये हो गया टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये फोर्स जो वर्ड है, ये जो आपने कॉइल लगाई है क्यों लगाई है? जो कॉइल आपने लपेटी है, ये जो कॉइल आपने जो लपेटी है यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कैसे सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ये है? देखो एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उन्होंने मैग्नेट ली और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। अब मैग्नेट है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा।
तो ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट से क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, एन पोल से निकल रहा है, एस पोल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट लॉरेंस थे, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया, रख दिया। तब इस कंडक्टर में उन्होंने करंट फ्लो करवा के देखा, ये जो कंडक्टर है इसमें करंट आई उन्होंने फ्लो किया। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट से निकल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस चुंबक से निकल रहा है, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है। क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बताइए आपको। यूनिट एरिया से जो फ्लक्स निकलता है उसकी क्वांटिटी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यूनिट एरिया से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसकी क्वांटिटी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लॉरेंस ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन्होंने कंडक्टर को प्लेस किया, रख दिया उन्होंने, एक कंडक्टर को रख दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो करवाया, और इस कंडक्टर की लेंथ है एल, इसकी बी ये है, ठीक है। तो उन्होंने देखा यार कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले करंट पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, करंट को बढ़ाया। जब उन्होंने करंट को बढ़ाया तो फोर्स ज्यादा लगने लग गया, तो उनको ये समझ में आ गया कि ये जो करंट फोर्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। फिर उन्होंने क्या किया, अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने लेंथ के साथ किया। पहले एक छोटी लेंथ का कंडक्टर रखा तो कुछ कम फोर्स लग रहा था, उन्होंने लेंथ बढ़ा दी तो फोर्स बढ़ गया। फिर उन्होंने और लेंथ बढ़ा दी तो और फोर्स बढ़ गया। तो उन्हें ये समझ में आया कि ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा लंबा वायर रखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड में, वो उस पर उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ा दिया, उन्होंने धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाना चालू कर दिया। तो उन्होंने वो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे वैसे वैसे और फोर्स लग रहा है, और ताकत से मेरा जो वायर है वो हिलने लग गया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया। उन्होंने क्या किया, पहले इस कंडक्टर को 0 डिग्री पर रखा, एकदम ऐसा। फिर उन्होंने धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ाया, धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ाया, फिर इसका एंगल एकदम 90 डिग्री कर दिया। तो उन्होंने देखा यार कि जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे फोर्स और बढ़ रहा है। तो उन्होंने फिर जो समझ में आया उनको कि जो फोर्स लग रहा है किसी कंडक्टर पे वो एंगल के भी प्रोपोर्शनल होता है, एंगल के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो साइंटिस्ट लॉरेंस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कंडक्टर लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उन्होंने देखा यार कि कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो करवाते हैं, तो जो फोर्स लगता है वो इन चारों फैक्टर पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उसका उस पर कितना उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और उनके बीच में कितना एंगल है, ठीक। हाँ सर इसी फोर्स को मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं क्या सर? नहीं, वो एमएमएफ है बच्चे, वो एमएमएफ है, वो ये नहीं है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे हम, उसके बारे में बात करेंगे, अभी टॉपिक से भटको नहीं। इसकी ये लॉरेंज फोर्स है, ठीक है। तो एक काम करो, लिख लो, अगर तुम्हारे मन में थोड़ा कुछ डाउट है तो हेडिंग डाल लो यहाँ पे। ये अपने टॉपिक से हटके टॉपिक है ना, ये सिर्फ अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए हम बेस बना रहे हैं। हेडिंग डालो लॉरेंज फोर्स, स्टार लगा के, लॉरेंज फोर्स। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में लिख रहा हूँ। व्हेन current carrying conductor, current carrying conductor placed in magnetic field then
it experience force. This force called Lorentz force. लॉरेंज फोर्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो। जब किसी धारावाही चालक, धारावाही चालक का मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब किसी धारावाही चालक में मैग्नेटिक फ्लक्स में अथवा चुंबकीय क्षेत्र में करंट फ्लो होता है, तब वह चालक बल का अनुभव करता है। इसलिए इस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। फिर लिखो, here force proportional to I, force proportional to length, force proportional to B, force proportional to sin theta. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। इसलिए जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है ILV sin थीटा। ये फार्मूला होता है फोर्स का। ये फोर्स का फार्मूला होता है ILV sin थीटा। ठीक है, समझ में आ गई? तो अब वापस से अपने, ये इतना फोर्स क्यों समझाना पड़ा मुझे? क्योंकि हमारा जो टॉर्क है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। हमारा जो टॉर्क है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, जहां आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिखा ना, हाँ वही करा रहा है बच्चा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर F फोर्स है और D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अभी वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि लॉरेंज फोर्स इक्वल टू ILV sin थीटा। ये अब भी हमने सीखा, पर ये हम पहले से जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है ILV sin थीटा। तो ये फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो।
इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। हाँ बिल्कुल, पुट वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फोर्स यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आई एल बी साइन थीटा इंटू डी, इंटू डी। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये भी एक लेंथ है और ये भी लेंथ है, दो लेंथ है। एक तो ये कंडक्टर की लेंथ है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों लेंथ है। तो जब दो लेंथ आपस में मिल जाती है तो वो क्या बनाती है? एरिया बनाती है। जब दो लेंथ का प्रोडक्ट होता है तो वो क्या बनता है? एरिया बनता है। तो L इंटू डी क्या हो गया? एरिया हो गया। आई एल इंटू डी, साथ एक साथ लिख दो, बी साइन थीटा। तो ये हो गई एरिया। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो ये आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला आ गया हमारे पास। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को डिराइव कर लिया हमने, ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मुझे थीटा की किस वैल्यू के लिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो मैक्सिमम मिलेगा। मुझे थीटा की किस वैल्यू के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा? किस वैल्यू के लिए? 90 पे, है ना? क्यों 90 पे? देखो, क्योंकि बच्चों जो साइन थीटा है इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। जो साइन थीटा की जो वैल्यू रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से लेके 1 तक। तो ये जो 0 है ये कब मिलता है? साइन 0 पे। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से लेके 1 तक। तो ये जो 1 मिल रहा है वो कौन से एंगल पे मिलेगा? 90 डिग्री पे। तो अगर मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की किस वैल्यू के लिए मिलने वाला है? फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्योंकि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलती है। क्योंकि अगर थीटा की और कोई वैल्यू लूंगा इसके अलावा तो मुझे 1 से कम ही वैल्यू मिलने वाली है, इसलिए मैंने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया। तो ये साइन 91 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? आई ए बी। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज सही आ रही है ना? यस सर। ठीक है। अब ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया बच्चों, लेकिन अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने पॉइंटर तो मेरा घुमा दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने पॉइंटर तो मेरा घुमा दिया, लेकिन मेरा पॉइंटर घूमने के बाद रुकना भी तो चाहिए। मेरा पॉइंटर घूम गया, लेकिन घूमने के बाद एक जगह पे रुकना भी तो चाहिए, तो मुझे कंट्रोलिंग टॉर्क की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो स्प्रिंग लगी हुई है, जब ये पॉइंटर घूम रहा था तो मेरी स्प्रिंग है वो भी घूम रही थी, तो मेरी स्प्रिंग है वो भी घूम रही थी। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो स्प्रिंग बोलेगी कि बस भैया अब नहीं घूम सकती मैं। एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो स्प्रिंग बोलेगी कि बस खत्म होगी लिमिट। तो जब पॉइंटर हमारा घूमना बंद कर देता है उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। जब हमारा पॉइंटर घूमना बंद कर देता है, मैंने बताया था आपको कि पॉइंटर कब एक जगह पे रुक जाता है? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में बराबर हो जाए।
जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में बराबर हो जाए तब मेरी जो पॉइंटर है वो घूमना बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो आगे पढ़ेंगे हम। 8 स्टडी स्टेट कंडीशन। 8 स्टडी स्टेट कंडीशन। 8 स्टडी स्टेट कंडीशन means pointer stops at one location, एक फिक्स लोकेशन पे वो रुक जाता है पॉइंटर। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? जब रिफ्लेक्टिंग टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में बराबर हो जाए तो मेरा जो पॉइंटर है वो एक ही जगह पर रुक जाएगा। तब मेरा जो पॉइंटर है वो एक ही जगह पर रुक जाएगा। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या है? अभी हमने निकाला मैक्सिमम वैल्यू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। जो मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ घूम रहे थे भाई? तो भाई ये टाइम है क्लास के बीच में। चलो ठीक है, चलो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? अभी निकाली हमने IAB। और कंट्रोलिंग टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? वो हमने प्रीवियस क्लास में निकाली थी जब हम स्प्रिंग पढ़ रहे थे। तो हमने वहां क्या पढ़ा था? जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू होती है K इंटू थीटा। याद करो, यही पढ़ी थी। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? K इंटू थीटा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क की जगह पे हम K इंटू थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें बताना बच्चों, एक बार आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर दिया, उसके बाद एरिया चेंज कर सकते हो क्या? कहाँ दिमाग है यार तुम लोगों का? अब देखो, एक बार हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर दिया, उसके बाद क्या मैं एरिया चेंज कर सकता हूँ क्या? ये वाला बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। एक बार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज कर सकता हूँ क्या? बोलो। नो सर। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बोलो भाई बोलो। कर सकते, तुम बोल रही कर सकते, और कर सकते? सब गलत बोल रहे हो सर नहीं भाई। कर सकते। परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे हैं ना हम। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है कि एक बार बना दी उसमें। अगर हमें बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जब तक कि बिजली की सप्लाई हम कम ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये फीचर रहता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट एक बार बन के आ गई तो उसमें कंट्रोलिंग हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी चेंज नहीं कर सकता मैं एक बार मेजरिंग, क्योंकि इसका नाम ही परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहा हूँ तो एक बार मैंने बना दी मशीन, तो मैं ना तो उसकी मैग्नेट चेंज कर सकता हूँ ना तो उसका एरिया चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एरिया और बी, एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये दोनों कांस्टेंट है। यहाँ लिख दो, यहाँ पे ईयर ए एंड बी। ए और बी मत लिखो, एरिया और फ्लक्स डेंसिटी पूरा पूरा लिखो। ईयर, एरिया एंड फ्लक्स डेंसिटी दोनों क्या है? कांस्टेंट है। बोथ कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। तो उससे क्या समझ में आया कि जो मेरा आई है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? थीटा का। यही तो चाहिए मुझे कि जितना करंट बहे, जितना करंट मेरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में गए मेरा थीटा उतना ही घूमे। यही तो चाहता हूं मैं, यही तो चाहता हूं कि मेरा जो पॉइंटर वो उतना ही घूमे जितना करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा नहीं, प्रोपोर्शनल, साथ साथ। यही तो चाहता था मैं, पर मेरा इंस्ट्रूमेंट बन गया। मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई कर दिया, मैंने कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई कर दिया,
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई, जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया तो मेरा पॉइंटर घूमने लग गया, लेकिन जैसे ही उसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आया, कंट्रोल टॉर्क आया, तो मेरा पॉइंटर ऐसा करने लग गया, जितना करंट दे रहा, जितना करंट हम देंगे उतना ही एंगल से घूमेगा। तो ये दो काम तो हो गए, बस अब तीसरी चीजें बच गई, बस एक चीज और बच गई, मेरा पूरा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बनके तैयार। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने पॉइंटर को घुमा दिया, कंट्रोलिंग टॉर्क ने जितना इनपुट दिया उतनी आउटपुट दिया। बस अब वो एक जगह पे वाइब्रेट कर रहा था तो वो वाइब्रेशन बंद हो जाए, उसके लिए मैंने एल्यूमिनियम फार्मर पहले ही लगा दिया था बनाते समय, तो वो ध्यान रख लेगा उस चीज का, वो वाइब्रेट नहीं करने देगा। जिस दिशा में वो घूमेगा उसके विपरीत दिशा में ईडी करंट प्रोड्यूस कर देगा और मेरा डैम्पिंग सक्सेसफुल। ये हो गया मेरा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों ये कॉपी कर लो अगर किया नहीं है तो। साथ साथ ही कॉपी कर लिया, बढ़िया। कर सकते हैं कि काफी टाइम रहता है उसमें। क्यों बच्चों, हो गया, कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिखा देता हूँ इसके। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, फैक्ट अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये हेडिंग डालो। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या फैक्ट है उसकी लिस्ट आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। पहला फैक्ट तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का ये है कि यूनिफॉर्म स्केल है। क्यों यूनिफॉर्म स्केल है? क्योंकि जितना करंट फ्लो करवा रहा है उतने ही एंगल से थीटा घूम रहा है, जो समानुपाती का रिलेशन है, प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसलिए स्केल भी मेरी कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी सब लोग। मेरी जो स्केल रहेगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो भी एक समान रहेगी, क्योंकि जो थीटा है वो क्या है, करंट के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जो थीटा है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, तो जो स्केल होगी वो कैसी होगी, मेरी यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी स्केल होगी मेरी। तो लिखो नंबर 1 पॉइंट, यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल मतलब एक जैसी स्केल। क्यों? क्योंकि जो थीटा है, जो जिस एंगल से मेरा पॉइंटर घूमेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल, जितना करंट दूंगा उतना ही एंगल से वो भी घूमेगा, इसलिए थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, यूनिफॉर्म स्केल। क्योंकि थीटा करंट के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे लिखो दूसरा। टीडी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल है। टीडी प्रोपोर्शनल टू आई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चला? इस फार्मूले से, एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ पे करंट जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल नहीं है, इस फार्मूले से पता चला मुझे। ठीक है, ये नंबर 2 लिख लो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि ये फार्मूला में साफ साफ दिख रहा है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट के प्रोपोर्शनल। करंट बढ़ेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। समझ में आई के बाद? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, सेंसिटिविटी इज हाई। ठीक है बच्चों, समझ लो इस पॉइंट को। सेंसिटिविटी वैसे तो मैंने समझा दी आपको, जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था पहली या दूसरी क्लास में, तब मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल से भी बताया था कि कोई कितना सेंसिटिव है। कोई ऐसा सा रहता है कि यार थोड़ा सा कुछ बोल दो तो कोरोना आ जाता है। कोई ऐसा होता है कि जरा सा मौसम में चेंज आया तो बीमार पड़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी की टेक्निकल डेफिनेशन मैंने ऐसे दी थी कि यदि इनपुट में आप इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज कर रहे हो, टेक्निकल डेफिनेशन मैंने ऐसे दी थी कि आप इनपुट में इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। आउटपुट में भी इनफाइनाइट डेसिमल में चेंज आ जाएगा, मतलब 0.0000 इनफाइनाइट बट 0 और फिर 1। इतने बार, इतना माइन्यूट चेंज आने के बाद भी उसका अगर
रिफ्लेक्शन हमारे आउटपुट पे हो रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी को मैंने ऐसे डिफाइन किया था। लेकिन एक तरीका और है सेंसिटिविटी को डिफाइन करने का। टॉर्क और वेट का जो रेशियो है, टॉर्क और वेट का जो अनुपात है, ये भी सेंसिटिविटी डिसाइड करता है। टॉर्क और वेट का जो रेशियो है वो भी सेंसिटिविटी डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है मुझे बताना आपने ना। ये दो चीज, इसके लिए वीडियो ऑन करना पड़ेगा। देखो बच्चों, दिख रहा हूं मैं। अब देखो, ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा पेन है। तो कौन से सिस्टम को घुमाना आसान रहेगा? अब ये दोनों को मिला के, ये पेन और ये मेरा मोबाइल, ये दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, ये दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट है। तो जो टोटल वेट बनेगा बच्चों, वो इस पेन का वेट और इस मोबाइल का वेट दोनों को मिला के बनेगा। जो टोटल वेट है इस मेजरिंग, सपोज करो कि ये दोनों एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है। ये दोनों मोबाइल और ये पेन दोनों एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है। अब मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं चाहे तो पेन को घुमा दूं या तो मोबाइल को घुमा दूं, काम एक ही होगा, काम एक ही होने वाला है। तो पहली बार में मैंने, अब सपोज करो कि इन दोनों का जो वेट है, ये पेन का वेट 10 kg मान लेते हैं, नहीं है पर मान लेते हैं 10 kg इसका वेट मान लेते हैं। और ये जो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका जो वेट है वो 80 kg मान लेते हैं। चलो 80 भी ज़्यादा, 50 ही मान लो। ये पेन का वेट 10 kg है और मेरे मोबाइल का वेट 50 kg है। तो जब पॉइंटर घूम रहा है, तो पॉइंटर घूमने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो किसको घुमाने के लिए लग रहा है? इस पेन को घुमाने के लिए लग रहा है। इस पेन को घुमाने के लिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, सपोज करो कि मैं 10 न्यूटन मीटर का दे रहा हूँ दोनों को। तो 10 न्यूटन मीटर का मैं इसको दे रहा हूँ टॉर्क, तो ये बहुत इजीली घूमेगा, ये पेन मेरा बहुत इजीली घूमेगा। ठीक है, और वहीं पे इस मोबाइल को यदि मुझे घुमाना है और उतना ही दे रहा हूँ मैं 10 न्यूटन मीटर, तो फिर ये जो मेरा मोबाइल है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टॉर्क लेगा, है ना, ये ज़्यादा टॉर्क लेगा ये मेरा मोबाइल। तो इस कंडीशन में टॉर्क टू वेट रेशियो, इस पे 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा और इसका वेट 10 है, तो कितना आ गया? 1:1 रेशियो आ गया दोनों का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? टॉर्क टू वेट रेशियो, टॉर्क 10 है लेकिन इसका वेट 40 है, 10/40। तो इसे घुमाने में दिक्कत जाएगी मुझे, है ना। तो जहाँ टॉर्क टू वेट रेशियो अधिक होता है, जहाँ टॉर्क टू वेट रेशियो अधिक होता है वो ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो वेट है वो टॉर्क और वेट का रेशियो अधिक से अधिक होना चाहिए, मतलब टॉर्क ज़्यादा लगना चाहिए कुल मिला के। ओवरऑल देखा जाए तो जो टॉर्क है वो ज़्यादा लगना चाहिए वेट की तुलना में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो, इसका ये 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा रहा हूँ और इसका वेट ही 40 का है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। लेकिन इसके कंडीशन में ऐसा नहीं था, इसमें टॉर्क मेरा 10 था तो इसका वेट भी 10 था, यहाँ मुझे आसानी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था मोबाइल के केस में, यहाँ पे तो मैं टॉर्क 10 न्यूटन मीटर का दे रहा हूँ लेकिन इसका वेट ही 40-50 का हो गया। ठीक है, तो टॉर्क और वेट का रेशियो अधिक से अधिक होना चाहिए, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। एक प्रकार से हम, एक अलग टर्मिनोलॉजी है सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस करने की। क्लियर है क्या बच्चों? सही में समझ में आ रही बात मेरी? तो जिसका टॉर्क टू वेट रेशियो अधिक होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ये एक पैरामीटर है सेंसिटिविटी को डिफाइन करने का। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट, सेंसिटिविटी इज हाई। और सेंसिटिविटी को टॉर्क टू वेट रेशियो से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, बिकॉज टॉर्क ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हाई। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क उसके वेट की तुलना में ज़्यादा होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क है उसके वेट की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा होता है, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका वेट उसके टॉर्क की तुलना में कम होता है। उल्टा नहीं होना चाहिए, टॉर्क को पता चल रहा है कम है, वेट ज़्यादा हो गया तो घूम ही नहीं पाएगा ढंग से, इसलिए टॉर्क की वैल्यू अधिक होना चाहिए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को
टॉर्क और वेट के रेशो से भी एक्सप्रेस करते हैं, टॉर्क और वेट के रेशो से भी एक्सप्रेस करते हैं। यार अटेंडेंस नहीं ली मैंने, ठीक है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को टॉर्क और वेट के रेशो से भी एक्सप्रेस करते हैं, टॉर्क और वेट के रेशो से भी एक्सप्रेस करते हैं। सुनो मेरी बात, जितने बच्चे ऑफलाइन आए हैं ना, उनकी एक लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सअप कर देना कोई भी बच्चे, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। जो बच्चे ऑफलाइन आए हैं, ये ऑनलाइन वालों की तो मैं ले लूंगा अटेंडेंस, ठीक है। क्या लिखा आपने? हाँ, नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, क्योंकि क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में वेट के कंपैरिजन में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वेट के कंपैरिजन में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसकी रेंज 20 किलो ओम से 30 किलो ओम के बीच में होती है। इसकी रेंज 20 किलो ओम से 30 किलो ओम के बीच में होती है। 20 किलो ओम से 30 किलो ओम की रेंज के बीच में होती है। आगे लिखो अगला पॉइंट। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क और वेट का रेशो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क और वेट का रेशो अधिक होता है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क और वेट का रेशो अधिक होता है, वह इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव होता है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क और वेट का रेशो अधिक होता है, वह इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव होता है। चलो ठीक है बच्चों, अटेंडेंस तो मैं आपकी ले लूंगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ऑफलाइन वाले बच्चे जो है वो एक लिस्ट में नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना है ना, ठीक है, क्योंकि टाइम